ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हमारी क्लास सिर्फ 9 बजे तक है। कुछ शेड्यूल का अरेंजमेंट वगैरह इस तरह से हुआ है कि क्लास की सेटिंग आज हो नहीं पाई, बट एनीवे तो जितना समय मिले उतना तो हम कम से कम उसका पूरा सदुपयोग करें। तो आज हम अपना थर्ड पार्ट शुरू करने वाले हैं। आप अपनी पीडीएफ में अगर देखेंगे तो लास्ट टाइम हमने सर्कुलर मोशन किया था, वृत्ताकार गति। ठीक है, चलो सही। तो हमने पिछली क्लास में सर्कुलर मोशन यानी वृत्ताकार गति खत्म कर ली थी और आज हम अपना थर्ड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, द डायनेमिक्स। चैप्टर का नाम है गति की, और इस चैप्टर में वस्तुओं का जो वजन होगा, उनका जो भार होगा, वो महत्वपूर्ण होगा। तो एक बार थोड़े से पिछले चैप्टर से 2-3 समीकरण उठा के लाते हैं। एक इक्वेशन होती है V2 = V1 + AT। ये एक पहला समीकरण है, द फर्स्ट इक्वेशन। एक दूसरा समीकरण होगा S = V1T + 1/2 AT²। और इसी में एक थर्ड इक्वेशन होगी V2² - V1² = 2AS। इन इक्वेशंस में आप देख सकते हैं कि 5 चीजें हैं, V1, V2, S, A और T। इन पांचों का जो अर्थ है वो ये है। V1 है किसी वस्तु की इनिशियल वेलोसिटी। हिंदी में हम इसे बोलते हैं शुरुआती वेग। V2 है किसी वस्तु की फाइनल वेलोसिटी। हिंदी में हम इसे बोलते हैं अंतिम वेग। S है द डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में हम इसे बोलते हैं विस्थापन। और A है द एक्सेलरेशन। हिंदी में हम इसे कहते हैं त्वरण। और T को हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं समय। इन 5 चीजों में से 4 चीजें ऐसी हैं जो वेक्टर्स हैं, सदिश राशियां हैं। उनके ऊपर मैं तीर का निशान लगा रहा हूं। वेक्टर, 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 सदिश राशियां। और जो आखिरी वाला है T, टाइम, समय, वो स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है। तो वेक्टर क्वांटिटीज यानी सदिश राशियां वे हैं जिनके अंदर 2 बातें होंगी। एक उनका मैग्नीट्यूड, हिंदी में हम उन्हें बोलते हैं परिमाण, और साथ में उनमें गुणा हो रही होगी उनकी डायरेक्शन, उनकी दिशा। ओके, तो सभी सदिश राशियों में आपको दिशा बताना आवश्यक है। बिना डायरेक्शन बताए वो आपने पूरी बात नहीं बताई है। तो जब मैं शब्द वेलोसिटी इस्तेमाल करता हूं तो मैं दिशा बताऊंगा। अगर मैं वेलोसिटी की जगह पर स्पीड यानी चाल का इस्तेमाल करता तो मुझे डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इन 3 समीकरणों में कौन कौन सी चीज हैं जो वेक्टर्स हैं, जो सदिश हैं, मैं उनके ऊपर तीर लगा रहा हूं। वेक्टर, वेक्टर, वेक्टर। लेकिन टाइम, समय वेक्टर नहीं है, वो सदिश राशि नहीं है। विस्थापन, शुरुआती वेग, त्वरण, त्वरण और विस्थापन। अब आप यहाँ पर 2 चीजें नोटिस करेंगे। एक तो T यानी टाइम, जिसके ऊपर मैंने तीर का निशान नहीं लगाया क्योंकि वो स्केलर है, अदिश राशि है। लेकिन एक दूसरी बात ये भी देखेंगे कि यहाँ V और V के ऊपर भी मैंने तीर का निशान नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है, वेग, वो खुद के साथ ही गुणा हो रही है क्योंकि उसका स्क्वायर है। तो ऐसे में फिर वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं बचती है, ऐसे में वो हो जाती है स्केलर क्वांटिटी। हिंदी में हम इसे बोलते हैं अदिश राशि। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर, वेग सदिश है, लेकिन उसका स्क्वायर इज अ स्केलर, वह एक अदिश राशि है। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, केवल उसमें परिमाण होता है,
लेकिन उसके आगे साथ में कोई दिशा नहीं होती है। तो ये यूं मान लो कि स्पीड का ही स्क्वायर है, ये स्पीड का स्क्वायर है, तो यहाँ पर कोई तीर का निशान नहीं होंगे, लेकिन वो दोनों के दोनों वेक्टर्स हैं, सदिश राशियां। ओके, इन समीकरणों को इस्तेमाल करने की अक्सर आपको पेपर में जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादातर मोशन यानी गति के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं उसका मैं आपको पिछली और क्लासेस में तरीके बता चुका हूँ। तो नॉर्मली हमें इक्वेशन यूज नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो फिर मैंने आपको ये बताई क्यों, उसका रीजन ये है कि डायनेमिक्स के चैप्टर में जाने से पहले मैं अब इन्हीं समीकरणों में से दो इक्वेशन रख रहा हूं और जिनको मैं किसी वस्तु के द्रव्यमान से गुणा करूंगा, मास से गुणा करूंगा। डायनेमिक्स यानी गतिकी का चैप्टर उस समय समझा जाएगा जब किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का मास महत्वपूर्ण हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके पास कोई छोटा सा खिलौना है, कोई ट्रक है बच्चे का खिलौना, और वो भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। दिस इज अ टॉय। तो एक खिलौना 10 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा? आपका आंसर होगा 50 मीटर, ठीक है। अब वहीं पर मान लीजिए एक असली ट्रक है, रियल बड़ा वाला, और वो भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। ये है रियल ट्रक, वो था टॉय ट्रक। ये भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। तो ये 10 सेकंड के अंदर कितनी दूरी तय कर लेगा? आपका आंसर यहाँ भी 50 मीटर। तो वो भी 10 सेकंड में 50 मीटर ही जाएगा, ये भी 10 सेकंड में 50 मीटर जाएगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो खिलौना है या असली ट्रक है। तो जब तक वस्तु का मास, उसका द्रव्यमान इंपॉर्टेंट नहीं हो, वो 2 किलो का है कि 1000 किलो का है, वो जब इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो वो पिछला चैप्टर था मोशन यानी गति वाला, उसको हम काइनेमेटिक्स बोलते थे। लेकिन अगर मैं आपको ये पूछने लगूं कि इस छोटे वाले ट्रक को रोकने में कितना फोर्स लगेगा या इस बड़े वाले ट्रक को रोकने में कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स दोनों पर अलग अलग है, वो बराबर नहीं होगा। तो क्योंकि यहाँ वस्तु का द्रव्यमान, ऑब्जेक्ट का मास इंपॉर्टेंट है, और जब किसी ऑब्जेक्ट का मास इंपॉर्टेंट हो जाए तो वो अब इस थर्ड चैप्टर में आएगा जिसे हम डायनेमिक्स बोलते हैं। तो डायनेमिक्स में हमेशा वस्तु का मास इंपॉर्टेंट होगा। इन 3 इक्वेशन में कहीं भी मुझे मास नजर नहीं आ रहा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान नजर नहीं आ रहा है। अब मैं इसमें मास को इंट्रोड्यूस करूंगा। ये पहली इक्वेशन को मैं मिटा देता हूं, ये फिलहाल मेरे लिए बहुत काम की नहीं है, लेकिन बाकी दोनों की दोनों जो इक्वेशंस हैं, अब उन दोनों में मैं मास को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। इस समीकरण को दोनों तरफ m से गुणा करें। तो अरे मैंने गलत इक्वेशन मिटा दी, मुझे सेकंड वाली मिटानी चाहिए थी, मैं फर्स्ट वाली वापस ला रहा हूं। ओके, तो फर्स्ट वाली थी हमारी v इज इक्वल टू u प्लस at। ओके, तो अब मैं मास इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मैं दोनों तरफ इसको m से गुणा करूंगा। m से गुणा इस तरफ, m से गुणा इस तरफ। किसी भी सेम नंबर से आप दोनों तरफ किसी समीकरण को, किसी इक्वेशन को गुणा करते हैं तो कोई गलत बात नहीं, जब तक वो नंबर 0 ना हो। तो m से गुणा इधर किया और m से गुणा उस दूसरी तरफ किया। अब ये जो चीज बन गई, इसे हम क्या कहें, कैसे कहें, उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे ही नीचे वाले के ऊपर m से गुणा किया लेफ्ट में और m से गुणा किया राइट में, ठीक है। एक बार अगर ये गुणा हो गए तो अब इसके ऊपर क्या क्या हम दिमाग लगा सकते हैं वो देखते हैं। ये जो चीज बन गई इसे हम बोलते हैं संवेग, मोमेंटम, जो थोड़ी देर में हमारा टॉपिक होने वाला है। तो डायनेमिक्स में पहला टॉपिक हमारा मोमेंटम यानी संवेग ही होगा, तो वो हम करेंगे। जो ये चीज बन गई ये भी है संवेग, ये भी है मोमेंटम। तो इस मोमेंटम में और इस मोमेंटम में क्या फर्क है? ये v2 है जो बाद में वेलोसिटी बनी थी, तो ये वो संवेग होगा जो बाद में आया था, यानी दिस इज फाइनल मोमेंटम, यह अंतिम संवेग है। किसी वस्तु का संवेग जब बदला तो बाद में क्या हुआ ये वो है। ये v1 वो वेलोसिटी थी जो पहले थी, तो मोमेंटम भी वो है जो पहले था। सो दिस इज द इनिशियल मोमेंटम। शुरुआत में किसी वस्तु का संवेग कितना है, अंत में किसी वस्तु का संवेग कितना है, तो ये था शुरुआती संवेग। तो मोटे तौर पर मुझे पता चल गया कि संवेग यानी मोमेंटम होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी उसका मास गुणा में वेलोसिटी यानी उसका वेग।
इन दोनों को जब आप गुणा कर देंगे तो बनेगा मोमेंटम। अब वो वेलोसिटी अगर पहले वाली है तो मोमेंटम पहले वाला है, वेलोसिटी अगर बाद वाली है तो मोमेंटम बाद वाला है। ये जो चीज है एम ए, इसे हम बोलते हैं बल, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं फोर्स। तो ये बल है। तो एम ए ये हो गया बल। संवेग यानी मोमेंटम के लिए हम आगे से सिंबल इस्तेमाल करेंगे छोटा p, और चूंकि वो एक सदिश राशि है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो तीर का निशान लगाना नहीं भूलेंगे। ऐसे ही बल यानी फोर्स के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे आगे से F, और वो भी एक सदिश राशि है, तो तीर का निशान लगाना नहीं भूलेंगे। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतना समझाया कि ये है P2 यानी वो संवेग जो बाद में बना है, इज इक्वल टू ये है P1 यानी वो संवेग जो पहले था, इज इक्वल टू ये है, अरे प्लस ये है फोर्स यानी बल जो किसी वस्तु पर लगाया गया हो, और वो है T यानी टाइम। इन चार चीजों में से कोई भी तीन चीजें आपको पेपर में बता दी जाएंगी और चौथी पूछ ली जाएगी। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि बल यानी फोर्स को जब आप टाइम यानी समय से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा P2 माइनस P1। पुराने और नए संवेग में अंतर, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बल को जब आप समय से गुणा करेंगे तो वो होगा संवेग में परिवर्तन, द चेंज इन मोमेंटम। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बल होता है संवेग में परिवर्तन, द चेंज इन मोमेंटम बटे टाइम, क्योंकि आप टाइम को उस तरफ ले जा सकते हैं। अब ये जो मैंने डब्बे में बंद कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो हमने कहां से शुरुआत की थी? V2 इक्वल टू V1 प्लस AT से, और हम लेकर आ गए हैं बल की परिभाषा। इसे कहा जाता है न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति का दूसरा नियम। अब जो नीचे वाले पे काम होगा उसके लिए हमें जगह चाहिए बोर्ड पर, तो उसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। पहले ऊपर वाली इस इक्वेशन पर जो भी हमने किया आप वो नोट कर सकते हैं। यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं आप लोगों के कमेंट्स का ध्यान देता हूँ। आप में से कुछ स्टूडेंट्स खफा हैं लेट की वजह से। वेल, आई एम ऑल्सो एंग्री अबाउट दैट। दरअसल क्लास आज होनी ही नहीं थी, मेरे पास क्लास का कल रात तक कोई शेड्यूल नहीं आया था, और मैं एक्चुअली सुबह 7 बजे से पहले ही पढ़ा रहा हूँ दूसरी क्लासेस में। मुझे ये रात को बताया गया 2 बजे फ़ोन करके कि सर आपकी क्लास है सुबह 8 बजे। तो अब चूँकि 7 से 8 में पहले ही कहीं क्लास में था, तो फिर वहाँ से यहाँ तक आने में समय बर्बाद होता है। और फिर यहाँ पे स्टाफ को भी, जो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो स्टाफ होते हैं, इवन दे डिडंट नो कि मेरी क्लास है। सो वी हैव टू लुक फॉर द शेड्यूल कि कौन से बैच में है, और फिर हमने कंप्यूटर्स वगैरह ऑन किए हैं, और फिर उसमें और टाइम लगता है। सो दिस इज अ नेग्लिजेंसी ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट। आज क्लास खत्म होते ही मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा कि दोबारा ऐसे ना करें। और 9 बजते ही मेरी क्लास फिर कहीं और है, तो जैसे ही मैं आप लोगों को छोड़ूंगा तो फिर मैं अगले क्लास के लिए भी अब लेट होने ही वाला हूँ, ये ऑब्वियस है। तो वहां भी फिर मुझे सिचुएशन संभालनी होगी, बट दैट्स हाउ दिस बिजनेस रन्स। बट एनीवे, तो सॉरी फॉर बीइंग लेट, विल ट्राई नॉट टू डू दिस अगेन। एनीवे, अब आप तब तक ये आराम से नोट करें, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है कि आज जो लेट हुए हैं, दैट शुड नॉट हैव हैपन अगेन। ओके, वीडियो रुक रुक आ रही है। वेल शिव, मे बी आपका इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हो। सर मोमेंटम को पी से ही क्यों सिंबल होते हैं? वेल अरुण, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड इम्पिटस। एक इम्पिटस नाम का शब्द है, इम्पिटस। और उस इम्पिटस का मतलब होता है, मतलब कोई लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज है, आई डोंट नो द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कि कहाँ से आया, एटामोलॉजी उसकी नहीं पता मुझे, पर उसका ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज में जो भी वर्ड है उसका मतलब होता है कोई चीज का पुश करके आगे की तरफ भागने का, उसका जो मौसम सा बन जाता है किसी वस्तु का। वो आप गाड़ी भगा रहे हो, 100 की स्पीड से गाड़ी भाग रही है, तो हम बोलते हैं कि गाड़ी में अच्छा खासा इम्पिटस है। तो उस इम्पिटस से ही वो जो सिंबल है वो पी निकला होगा। दैट्स माई थ्योरी, नॉट थ्योरी, दैट्स माई कंजेक्चर। अब मुझे कंफर्म मुझे भी नहीं है कि वो पी वहीं से आया है कि नहीं है, बट मुझे लगता है कि पी वहीं से आया होगा। मैंने कभी चेक करने की कोशिश नहीं की। ओके सर, धर्मेंद्र पूछते हैं डेल्टा को क्या कहा जाता है? डेल्टा को बोलते हैं चेंज।
परिवर्तन। ओके, तो कभी भी अगर आपको डेल्टा सिंबल नजर आ जाए तो आप उसे बोल सकते हैं द चेंज इन, परिवर्तन किसी चीज में, तो ये हो गया द चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन। ठीक है, तो ऐसे आप उसको बोल सकते हैं। सर स्क्रीन क्लियर नहीं है, स्क्रीन क्लियर नहीं है, मैं एक बार खुद प्ले करके देख लेता हूँ। सर क्वेश्चन नंबर 84 एंड 87, क्वेश्चन नंबर 84, 87, मैं एक बार स्क्रीन चेक कर लेता हूँ। अगर स्क्रीन में कोई इश्यू है तो विल डू समथिंग अबाउट इट। कहाँ है करियर विल? आ गया करियर विल साइंस स्पेशल 2 क्लास चल रही है। स्क्रीन क्लियर नहीं है, मे बी वीडियो क्वालिटी का कोई इशू हो। मेरे में भी क्लियर नहीं आ रही है वैसे तो, शायद कोई वीडियो क्वालिटी का ही इशू होगा, या फिर मे बी मेरा नेट स्लो है शायद, इसलिए मेरे में वीडियो क्वालिटी नहीं आ रही है, क्योंकि इस रूम में वैसे भी नेट कम आता है। डोंट वेस्ट टाइम सर, एसडी चल रही है। ठीक है, आप लोगों के में चल रही होगी, मेरे में दिक्कत ये है कि यहाँ पर नेट स्लो आता है, तो ऐसे में लो क्वालिटी में दिखा रहा होगा। अगर आप किसी अच्छे वाईफाई नेटवर्क में जाएंगे तो अच्छा आ जाएगा। सर प्रोजेक्टल फिनिश हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। सर वीडियो में प्रॉब्लम है, अविनाश बोल रहे हैं। ओके, वेक्टर इंटू वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर? नहीं ज्ञानेंद्र, नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ यहाँ पर, देखो। ज्ञानेंद्र ने सवाल लिखा है, मतलब जो कमेंट लिखा है वो ये लिखा है कि वेक्टर गुणा में वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर, सदिश गुणा सदिश होगा अदिश। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। दरअसल दो सदिश राशियां, दो वेक्टर क्वांटिटीज आपस में किस तरह से गुणा की जाती हैं उसके अलग अलग तरीके होते हैं। तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में गुणा करके एक सदिश राशि भी पाई जा सकती है, अदिश भी पाई जा सकती है। वेक्टर को वेक्टर में गुणा कैसे किया जा रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी आंसर स्केलर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो रहा है, एक्सेलरेशन को जब डिस्प्लेसमेंट से गुणा कर रहा हूँ तो इधर आंसर स्केलर आ गया। कभी कभी आंसर भी वेक्टर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी पोजीशन वेक्टर को मैं किसी फोर्स के साथ गुणा करता हूँ तो टॉर्क आता है। आगे चल के मैं कराऊंगा टॉर्क, बलाघूर्ण, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो गुणा करने का अलग अलग तरीका होता है। जब आंसर स्केलर आता है तो हम उनके बीच में एक डॉट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर डॉट कर दिया वेक्टर वेक्टर के बीच में, डॉट प्रोडक्ट, बिंदु गुणनफल, तो हम आंसर जो पाएंगे वो स्केलर होगा, अदिश राशि होगी। लेकिन जब फाइनल आंसर ही वेक्टर बनने वाला हो तो हम उसको बीच में क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्रॉस करेंगे तो आंसर वेक्टर होगा, जब डॉट करेंगे तो आंसर स्केलर होगा। यानी वेक्टर को वेक्टर से गुणा करने पर आंसर वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है। इस केस में मैंने जानबूझकर यहाँ डॉट लिखा है क्योंकि मैं जानता हूँ कि आंसर स्केलर आने वाला है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान मैंने रखा है, पर वो इतनी छोटी छोटी इंट्रिकेट डिटेल्स मैं आपको जानबूझ के बताता नहीं हूँ क्योंकि हर चीज बताने पे कंफ्यूजन ज्यादा होगा और चीज कम समझ में आएगी। वो चीजें अपने आप धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी फ्यूचर में। चूंकि आपने वो पूछा इसलिए मैंने बता दिया। ओके ओके, गुड मॉर्निंग सर। सर नाउ एचडी चल रहा है सर, नो वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है सर। वहाँ नेट में प्रॉब्लम है क्या सर? वेल यहाँ पे जो जिस कंप्यूटर से और जिस कैमरे से कनेक्शन वगैरह चल रहा है उनमें तो वायर्ड कनेक्शन है, तो वहाँ पे तो नेट की दिक्कत नहीं होती है। मेरे मोबाइल फ़ोन में मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत रहती है, तो इसलिए उसमें थोड़ा स्लो चल रहा होगा। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 61, 61, फिर किसी ने लिखा 83, 87, 83, 87 और 90, ये हम देख लेंगे। तो तब मैं आगे बढ़ता हूँ। ऊपर वाला हिस्सा मेरी तरफ से कंप्लीट है, अब मैं नीचे वाले हिस्से पे आ रहा हूँ। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इकाई और विमाएं, हमने शुरू नहीं किया है, वो हम सबसे लास्ट में करने वाले थे। चैप्टर नंबर 2 यानी मोशन, जिसमें हमने काइनेमेटिक्स किया था, वो हमारा खत्म हो चुका है। और चैप्टर नंबर 3 जो डायनेमिक्स है यानी गति की, वो हमने शुरू कर दिया है। और नंबर 2 और नंबर 3 में मुख्य अंतर यही है कि चैप्टर नंबर 2 में किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी किसी वस्तु का जो मास है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। वो वस्तु हल्की है या भारी है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने छत से कोई पत्थर छोड़ दिया,
वो पत्थर 5 सेकंड में जमीन पर आके गिर गया। वो अगर हाथी गिरेगा तो भी 5 सेकंड में आएगा, वो अगर छोटी सी चींटी गिरेगी तो भी 5 सेकंड में आएगी। लेकिन डायनेमिक्स, इस चैप्टर में हम सारी उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे जिसमें मास इज इम्पोर्टेंट, जहां वस्तु का द्रव्यमान महत्वपूर्ण हो जाता है। और मास का मतलब है कोई वस्तु कितने किलोग्राम की है। तो टमाटर 5 किलो के हैं तो टमाटर 1000 किलो के हैं, आप दोनों को उठाओगे तो अलग अलग जोर पड़ेगा। 5 किलो टमाटर उठ जाएंगे, 1000 किलो टमाटर आदमी नहीं उठा सकता। तो ऐसे में मास इंपॉर्टेंट हो गया है। वहां पर फोर्स, मोमेंटम, उन चीजों में हम डायनेमिक्स के चैप्टर में आते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो मास पर डिपेंड करेगा। तो फिर वो इस चैप्टर में आएगा, ना कि वो पिछले वाले चैप्टर में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब अगर कभी भी ये पूरा कोर्स खत्म होने के बाद जब आप इन वीडियोस को रिवाइंड करके देख रहे होंगे, तो अब आप पिछले चैप्टर को एक अलग अंदाज से देखेंगे। हर वक्त अब आपके दिमाग में ये रहेगा कि उस पिछले चैप्टर में ऑब्जेक्ट का मास इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका वजन महत्वपूर्ण है ही नहीं। तब यहां पे आते हैं। अब इस इक्वेशन को हमने दोनों तरफ m से गुणा कर दिया। तो अब इसमें जो 2 है, उस 2 को मैं इधर लेकर आ रहा हूं। उस 2 को मैं इस तरफ ले आता हूं, तो नीचे डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। अब ये जो चीज बनी है, ये जो चीज बनी है, इसे हम बोलते हैं द काइनेटिक एनर्जी, 1/2 mv²। ये जो भी चीज बनी है इसे कहा जाता है इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी, हिंदी में इसे कहा जाता है गतिज ऊर्जा। द काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। अब ये काइनेटिक एनर्जी अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होगी। यह एक अदिश राशि है। ये वेक्टर नहीं होगा क्योंकि v के अंदर वेक्टर नहीं है। ये स्केलर है तो पूरा v स्केलर ही बनेगा। उधर ये जो ma है, ये फोर्स होता ही है, ये हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। तो अब मैं इनके लिए सिंबल लिख रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के लिए मैं k लिखूंगा। तो ये है k2, द काइनेटिक एनर्जी, वो गतिज ऊर्जा जो बाद में बनी है, माइनस ये है k1, यानी वो गतिज ऊर्जा जो वस्तु की पहले थी, इज इक्वल टू ma। ma है किसी वस्तु का फोर्स यानी बल। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह सदिश राशि है, गुणा में विस्थापन, द डिस्प्लेसमेंट। k2 माइनस k1 को आप डेल्टा k लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और F.S को आप W लिख सकते हैं। अब यहाँ पर W क्या चीज है? ये है वर्क। हिंदी में हम इसे बोलते हैं कार्य, वर्क। तब यहाँ पर आपको कार्य यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, इसका एक परिभाषा मिल गई है कि वर्क क्या होता है। वर्क यानी कार्य निकालने के 2 तरीके हैं। या तो आपको किसी क्वेश्चन में, किसी न्यूमेरिकल में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी जाएगी, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। या फिर आपको किसी क्वेश्चन में वस्तु का वजन दिया जाएगा, उसकी पुरानी स्पीड, उसकी नई स्पीड दी जाएगी। ऐसे में आप गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। 2 तरीके हो गए हैं वर्क निकालने के। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कार्य कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, फोर्स गुणा में विस्थापन और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। पिछले कुछ महीने भर से मेरे पास ईमेल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ये वाले आ रहे हैं, जहां बच्चे इस तरह से सोल्व होने वाले क्वेश्चन की फोटो खींच के भेज रहे हैं कि सर क्वेश्चन कैसे होगा, कैसे होगा। उसमें सवाल कुछ कुछ ऐसे होता है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वजन क्वेश्चन में बता दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं लिख देता हूँ कि वो 2 किलोग्राम की चीज है। उसकी पुरानी स्पीड बता दी जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं कह देता हूँ कि ये 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भाग रही है। फिर थोड़ी देर के बाद उस वस्तु की नई स्पीड बता दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 7 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड हो गई है। और फिर क्वेश्चन में पूछ लेता है कि फाइंड द वर्क, कार्य ज्ञात करें। तो वर्क निकालने के लिए फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि फोर्स नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कैसे निकालूं। वैसे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूले से करने की बजाय आप उससे करो। लेकिन स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि वर्क के 2 फॉर्मूले होते हैं। अब आपको पता है। गतिज ऊर्जा निकालें तो पहले इसकी गतिज ऊर्जा 1/2 mv², ये फॉर्मूला लगा कर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/2 mv², तो 25 जूल। और ऐसे यहाँ पर जब आप उसका गतिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे 1/2 mv², तो आंसर आ गया 49 जूल। और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी द वर्क। तो 49 - 25 आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। बहुत
बबलिंग हो रहा है सर, मे बी यू आर ट्राइंग टू से बफरिंग। ओके सर, बोल्ड सही नहीं दिख रहा है सर। ठीक है वीडियो सर, प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रो डॉट ही, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या, तो ये क्वेश्चन समझ नहीं आया ऋतिक आपका। मुझे एक बार क्वेश्चन को आपके दूसरे शब्दों में फ्रेम करो, तब तक आप में से जो इसको नोट करना चाहते हैं जल्दी से इसे नोट कर लें। यहाँ तक मैंने जो बताया मैं उसको एक बार फिर भी शॉर्ट में तब तक रिपीट कर देता हूँ जब तक आप इसे नोट कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है 1/2mv²। गतिज ऊर्जा में जितना भी परिवर्तन होता है उसे हम बोलते हैं वर्क, और वर्क निकालने के दो फॉर्मूले हैं, एक F.S और एक डेल्टा के। ये डेल्टा के ज़्यादा आसान तरीका है, अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से और कुछ बताने लायक नहीं है। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं अपने सबसे पहला टॉपिक, द मोमेंटम, संवेग। इसे मैं मिटा देता हूँ। देखिए, मोमेंटम, संवेग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहली तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, संवेग एक सदिश राशि है। इसका मतलब कभी भी जब मैं मोमेंटम लिखूंगा तो मैं उसके ऊपर तीर का निशान लगाना नहीं भूलूंगा। लेकिन अगर कभी आपने ऊपर तीर का निशान नहीं लगाया, इसका मतलब आपने मोमेंटम नहीं बताया, आपने संवेग नहीं बताया। अब ये कहलाएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। संवेग का परिमाण। और अगर कभी आप पी के ऊपर सिर्फ एक टोपी लगा दें, सर्कमफ्लेक्स, तो इसे हम बोलते हैं द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। संवेग की दिशा। तो संवेग किस दिशा में है? तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, जो समीकरण बनेगा, वो ये बनेगा कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। संवेग होता है उसके परिमाण और उसकी दिशा का गुणनफल, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, ये गाड़ी के 4 टायर हैं और ये गाड़ी उत्तर की दिशा में जा रही है, टुवर्ड्स द नॉर्थ, और इसका मोमेंटम की जो वैल्यू है वो है मान लीजिए 20, या मोमेंटम की वैल्यू बताने के बजाय मैं आपको इसकी स्पीड बता देता हूँ, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, और इस गाड़ी का कुछ वजन है मान लीजिए 4 किलोग्राम। तो ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, इसके संवेग का परिमाण कितना है, तो आप सीधा सीधा 20 को 4 से गुणा कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 80। लेकिन साथ में जो इकाइयां हैं, जो मात्रक हैं, जो यूनिट्स हैं, उन्हें आप नहीं भूल सकते। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये हो गया द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, संवेग का परिमाण। अगर मैं आपसे पूछूं कि संवेग की दिशा क्या है, तो संवेग की दिशा हमेशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। वेग और संवेग दोनों की एक ही दिशा होती है, सेम। तो यहाँ पर गाड़ी चूंकि उत्तर की तरफ जा रही है, मैं कहूँगा टुवर्ड्स द नॉर्थ, उत्तर दिशा में, ये इसके संवेग की दिशा हो गई। जो गति की दिशा है वही संवेग की दिशा मानी जाती है। और अब अगर मैं आपसे पूछ लेता संवेग कितना है, मोमेंटम कितना है, तो वहां पर फिर मेरा आंसर होगा, जब मैं इन दोनों बातों को एक साथ बोल दूं तो मेरा आंसर होगा 80 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ, उत्तर की ओर। ये है फाइनल मोमेंटम, क्योंकि आपने इसमें परिमाण भी बताया है, मैग्नीट्यूड, और आपने इसमें डायरेक्शन भी बताई है, दिशा। तो जब दोनों ही बातें आप बता देते हैं तो ऐसे में जाकर वो चीज बनती है, पूरा का पूरा वेक्टर, वो पूरा सदिश हो जाता है। ठीक है, तो हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन में सिर्फ यही 3 बातें बता दे, गाड़ी किधर जा रही है यानी वेग की दिशा,
गाड़ी कितनी तेज रफ्तार से जा रही है यानी वेग का परिमाण, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और गाड़ी कितने किलोग्राम की है, उसका मास, उसका द्रव्यमान। और फिर आपसे मोमेंटम पूछ ले तो आप सिर्फ 80 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इतना बोलकर काम मत चलाना, क्योंकि वो पूरा मोमेंटम नहीं होगा। आपको दिशा बतानी पड़ेगी, बिना दिशा के वो पूरा नहीं है। ठीक है। बहुत सारे टीचर्स इस छोटे से महत्वपूर्ण चीज को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनको इसका महत्व इंपॉर्टेंट ही नहीं लगता, जबकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये डायरेक्शन नहीं भुलाने का। ठीक है। तो अभी हमने यहाँ तक सिर्फ ये समझा कि मोमेंटम क्या होता है और ये समझा कि उसके दो टुकड़े होते हैं। ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं इसे मिटा देता हूँ। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछें। सर केमिस्ट्री में मन नहीं लग रहा है क्योंकि सर अलग ढंग से पढ़ा रहे हैं, कंसेप्ट को लेकर नहीं चल रहे हैं। अशोक, मैं इस बारे में कमेंट तो अब तब तक नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं या तो वीडियोस ना देख लूँ या मैं सर से एक बार बात ना कर लूँ। मैंने वो वीडियोस देखी नहीं है, तो मैं एक बार देखकर फिर आपको बताता हूँ। सर दोनों तरफ से डिवाइड होगा 2 से? हाँ, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया गया है। well, दोनों mv² को भी मैंने 2 से डिवाइड किया था, दूसरे mv² को भी 2 से डिवाइड किया था। इधर से मैं 2 को उधर लेके गया था। डाउट बोल रहे हैं शायद वीरेंद्र, डाउट की स्पेलिंग ये होगी। ठीक है, ओके। तो डाउट है जो भी आपका, आप वो लिख दें, जो भी आपका सवाल है। चलो, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक करा रहा हूँ, हाउ टू ऐड वेक्टर क्वांटिटीज। सदिश राशियों को जोड़ा कैसे जाए, ऐड वेक्टर्स, सदिश को जोड़ना, एंड सबट्रैक्ट वेक्टर्स, सदिश राशियों को घटाना, एक दूसरे में से माइनस करना। तो 2 सदिश राशियां आपको दे दे और उनका योग आपसे पूछ ले, तो योग, उनका एडिशन, उनका सम, उनका योग तो कैसे करते हैं, और 2 सदिश राशियों का अंतर, उनका डिफरेंस, उनका अंतर कैसे निकालते हैं, या फिर डिफरेंस की जगह आपको बोल देगा चेंज, यानी परिवर्तन कैसे निकालते हैं। तो परिवर्तन का मतलब यही है कि चेंज करना है, माइनस करना है, अंतर निकालना है। तो वो कैसे किया जाता है एक बार वो समझें। मान लीजिए आपको एक सदिश राशि बता दी जाती है इस दिशा में, कहता है कि कोई वेक्टर है, कोई सदिश है और वेक्टर इस दिशा में है और उसकी वैल्यू है 5। वो वेक्टर वेलोसिटी हो सकता है यानी वेग, तो ऐसे में उसकी जो इकाई होगी, जो उसका मात्रक होगा, वो मीटर पर सेकंड होगा। वो वेक्टर मोमेंटम हो सकता है यानी संवेग, तो ऐसे में जो उसका मात्रक होगा वो होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। वो वेक्टर फोर्स हो सकता है, बल, ऐसे में उसका मात्रक होगा न्यूटन। और वो अनेकों वेक्टर्स में से दुनिया में कोई भी वेक्टर हो सकता है। सभी सदिश राशियों के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि कोई गाड़ी 5 की वेलोसिटी से इधर जा रही है तो भी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। मैं कहूं कि किसी डब्बे पर इस दिशा में 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया है तो भी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। और फिर बाद में मैं कहूं कि उसी डब्बे पर इस दिशा में भी 3 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है तो भी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। ऐसे में उन दोनों का आपस में जोड़ा कैसे जाए। या मैं कहूं कि एक गाड़ी है जो इस दिशा में 4 की रफ्तार से जा रही है और उसमें इस दिशा में 3 की रफ्तार जोड़ दी गई है, तो मीटर पर सेकंड। तो अब उस गाड़ी की कुल रफ्तार कितनी हो गई है, तो ये भी वेक्टर होगा और वो जोड़ना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर हम उनको घटाएंगे। गाड़ी पहले इस दिशा में जा रही थी 4 मीटर पर सेकंड से, अब वो इस दिशा में जा रही है 3 मीटर पर सेकंड से, तो उसकी गति में परिवर्तन कितना हुआ, चेंज कितना हुआ, तो घटाएंगे। और अगर इसमें जोड़ना हो तो क्या तरीका होगा, घटाना हो तो क्या तरीका होगा। तो तरीका समझे। 2 सदिश आपको दे दिए जाएं, हजारों में से कोई भी वेक्टर दिए जा सकते हैं, दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, यानी अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी ही होनी चाहिए। अगर ये मोमेंटम है तो ये भी मोमेंटम ही होना चाहिए।
अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स ही होना चाहिए, तभी उनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। ऐसा नहीं कर सकते कि एक वेलोसिटी दे दी और दूसरा फोर्स दे दिया, फिर उनको प्लस माइनस नहीं किया जा सकता। तो कैसे करेंगे, अब उसका तरीका सीखते हैं। सबसे पहले मैं एक ग्राफ बनाता हूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस प्लस में, माइनस में, वाई एक्सिस प्लस में और माइनस में। ऐसा ही काम मैं घटाते समय भी करूंगा। प्लस एक्स, माइनस एक्स, प्लस वाई, माइनस वाई। अब इनमें से किसी भी एक वेक्टर को यहां बना लें, 0 से शुरू करते हुए। तो जैसे 4 का उस दिशा में है, तो मैं यहां से उधर चलूंगा 4 कदम। तो 1 2 3 4 और मैं 4 पर आ गया। अब आप किसी नई पोजीशन पर पहुंच गए हैं। अगला वेक्टर अब वहीं से शुरू करें जहां आप पहुंच गए हैं। तो यहां से अब ऊपर जाना है 3 कदम। तो यहां से मैं 3 कदम ऊपर चला जाऊंगा। तो 1 2 3, तो 3 कदम मैं ऊपर आ गया। तो दोनों के दोनों वेक्टर्स आप बना लें। ये जरूरी नहीं कि पहले आप यही बनाएं और बाद में वही बनाएं। आप पहले 3 बना के बाद में 4 बना लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर जहां पहुंच गए वहीं से आगे कंटिन्यू करना है। तो पहले मैं 3 बना सकता था, ऊपर आता और बाद में 4 बना के उधर चला जाता, या पहले 4 बना के उधर गया और बाद में 3 बना के ऊपर आया। बात एक ही है, आप फाइनली सेम पॉइंट पर पहुंच जाएंगे दोनों को बनाने के बाद। अब ओरिजिन यानी शुरुआत जो शून्य बिंदु था, वहां से अंतिम बिंदु तक जो एंड पॉइंट है वहां तक एक सीधी रेखा खींच लें और उसकी लंबाई बता दे, वो आपका आंसर। ये मैंने जानबूझकर सिंपल एग्जांपल लिया है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपका आंसर आ जाएगा 5। तो ये जो लंबाई बनेगी वो बनेगी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, और आपका आंसर आ गया 5। और सिर्फ 5 ही नहीं आया, आपको उसकी दिशा भी पता चल गई, ये 5 इस दिशा में होगा, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा। तो फाइनल जो आंसर आएगा उसकी आपको वैल्यू भी बतानी है और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। ठीक है, अब यहां पे आते हैं, घटाते कैसे हैं। अब इस बात से फर्क पड़ेगा कि पहले कौन सा था और बाद में कौन सा था। जोड़ते समय कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी वेक्टर ए को किसी वेक्टर बी में जोड़ें या किसी वेक्टर बी को किसी वेक्टर ए में जोड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन घटाते समय फर्क पड़ेगा, आप ए में से बी को घटा रही हैं या बी में से ए को घटा रही हैं, वो सेम नहीं होते हैं। तो अब ऑर्डर, उनका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है कि पहले कौन सा बाद में कौन सा। तो मैं मान लेता हूं कि पहले गाड़ी इस दिशा में जा रही थी 4 की रफ्तार से, बाद में वो गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है 3 की रफ्तार से। तो कोई गाड़ी ऐसे जा रही थी, वो टर्न करके ऐसे चली गई और घूमते समय उसने थोड़ा सा ब्रेक भी मारे हैं, तो स्पीड 3 से 4 हो गई, स्टीयरिंग भी घुमाया है, उसकी दिशा ईस्ट से नॉर्थ हो गई। तो अब ऐसे में दोनों वेक्टर्स एक बार बना लेते हैं। पहले जो वेक्टर था वो बनाएं कि 4 है इस दिशा में, ठीक है, वो हो गया 4। और बाद में जो नया वेक्टर है, पहले आप यहां पहुंच गए, जो बाद में वेक्टर है वो किस दिशा में है, अब वहीं से कंटिन्यू नहीं करना जहां पहुंच गए, फिर से 0 पे आओ और यहां से कंटिन्यू करो इस दिशा में 3। इसमें और इसमें पहला डिफरेंस तो यहीं पैदा हो गया। यहां आप 4 स्टेप चलने के बाद जहां पहुंचे थे आपने वहीं से आगे कंटिन्यू किया था, लेकिन इसमें आप 4 पर पहुंच गए हैं और बिंदी बना के छोड़ दिया, फिर वापस 0 पे आए, फिर 3 बनाया और बिंदी बना के छोड़ दिया। ये था बिफोर, पहले। देखो पहले 4 था, ये है आफ्टर यानी बाद में। देखो बाद में 3 था। अब आप बिफोर से आफ्टर की तरफ एक रेखा खींचे, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम बिफोर टू आफ्टर, पुराने बिंदु से नए बिंदु की ओर, और ये आपका आंसर होगा। ये लंबाई जितनी भी होगी वो आपका आंसर। तो एक बार फिर आप देख रहे हैं कि ये बनेगा तो पाइथागोरस 3 4 5, तो आंसर तो 5 आएगा। तो मेरा आंसर तो आ गया 5, लेकिन उसकी दिशा इधर होगी। तो यहाँ इन दोनों सदिश राशियों का योग जितना बना 5, इन दोनों सदिश राशियों का अंतर भी उतना ही दिख रहा है 5, लेकिन फिर भी ये बराबर नहीं है, क्योंकि आगे उसमें जो डायरेक्शन है
जो दिशा है वो भिन्न है, वो डायरेक्शन ही है जो बहुत बहुत अंतर पैदा कर देती है। तो इन दोनों का योग होगा 5 इस तरफ, इन दोनों का अंतर होगा 5 इस तरफ। ये मैंने आपको एक टिपिकल एग्जाम्पल लेकर दिखा दिया। अब ऐसे ही मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल लिखकर बताऊंगा ताकि ये चीज थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाए। ये क्योंकि पहली बार अगर आप कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग होगा, ये मैं समझता हूँ। मैंने जब पहली बार ये चीजें की थी तो मुझे भी बहुत अजीब सी लगी थी, समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, नो बिग डील, सबको लगता है। तो इसी चीज को मैं 4-5 एग्जाम्पल के साथ कराऊंगा और उसके बाद फिर ये कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कि ये हो क्या रहा है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो तब तक एक बार कॉपी कर लो। हमारे पास समय कितना बचा? अरे टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। तो मैं तब तक ये क्वेश्चंस देख लेता हूँ जो स्टूडेंट्स ने, आप लोगों ने पूछे हैं। ओके, प्ले बुक्स, प्ले बुक्स, अरे किताब कहाँ है? हिंदी, क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84, 202 बहुत आगे चला गया, बीच में आना चाहिए। 106, 96, 84। स्थिर वेग के साथ चलती ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर गेंद गिराता है। गेंद का मार्ग जो पर्यवेक्षक द्वारा प्लेटफॉर्म पर देखने पर लगेगा वह होगा परवलय, पैराबोलिक। ये मैंने आपको प्रोजेक्टाइल के दौरान बताया था, पैराबोलिक पाथ होता है हमेशा। ठीक है, तो अपना आंसर इसमें सी है, परवलय बनेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 87, 86, 87। यदि कोई ट्रेन में बैठा लड़का समान वेग से चल रहा है और गेंद को सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद वापस उसके हाथ में ही आएगी। ये चीज मैंने आपको बताई थी। अगर एक सेकेंड, शायद ये मैंने किसी दूसरे बैच में बता दिया। सुमित बोलते हैं प्रोजेक्टाइल कंप्लीट नहीं हुआ, प्रोजेक्टाइल अधूरा छूट गया। ओहो, ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर हम प्रोजेक्टाइल का टॉपिक पूरा कर लेंगे। तभी शायद ये डाउट्स आ रहे हैं आप लोगों के। प्रोजेक्टाइल का ये टॉपिक ट्रेन में बैठने वाला मिस हो गया है। कोई बात नहीं, ये मैं दोबारा करा दूंगा आप लोगों को। और ये है वो गेंद वापस लेकिन उसके हाथ में ही आएगी। अगर वो गाड़ी सेम स्पीड से जा रही है तो वापस हाथ में आती है। इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, कब पीछे गिरेगी, कब आगे गिरेगी, कब हाथ में गिरेगी। मुझे ये आज ही करा देना चाहिए था क्योंकि प्रोजेक्टाइल मुझे लगा कि कंप्लीट हो गया है। कोई बात नहीं, ये मैं करा दूंगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन है, यदि कोई पिंड एक चक्र में स्थिर गति के साथ चलता है, कोई पिंड चक्र में स्थिर गति के साथ चलता है तो पहला ऑप्शन है उस पर कोई कार्य नहीं किया जाता। कार्य उस पर नहीं होता, ये सच्ची बात है। और ये मैं आपको आगे चलकर कराऊंगा जब मैं वर्क अच्छे से समझा दूंगा कि वर्क जो कार्य है वो मैंने आज बताया है। ठीक है, और वर्क अच्छे से डिटेल में नहीं हुआ है, लेकिन कोई कार्य नहीं होता, ये सच्ची बात है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। बाकी के ऑप्शन गलत क्यों वो देख लेते हैं। कोई बल उस पर कार्य नहीं करता, ये गलत है क्योंकि मैंने आपको बताया था उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्री बल काम करता है। उस पर कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता, ये भी गलत है क्योंकि त्वरण है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, v²/r होगा। इसका वेग समान रहता है, ये भी गलत है क्योंकि मैंने कहा था वेग लगातार बदलता रहेगा। वो जब सर्कल में जा रहा है तो हर पॉइंट पर उसकी जो दिशा है, जो डायरेक्शन है वो बदल रही है, इसलिए उसका वेग भी बदलता रहेगा। तो ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों गलत हैं। और ये तीनों मैं आपको सर्कुलर मोशन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन उस पर कोई बल, उस पर कोई कार्य नहीं होता है, कोई वर्क नहीं होता है। ये चीज मैंने आपको उस समय बताई थी जब मैंने आपको ये बोला था कि समान वृत्ताकार गति में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में गतिज ऊर्जा समान रहेगी, द काइनेटिकल एनर्जी विल रिमेन सेम। आपको याद हो तो मैंने एक टेबल बनाई थी, एक तरफ लिखा था क्या क्या सेम रहता है, एक तरफ लिखा था क्या क्या बदलता है। तो जो सेम रहता है उसमें मैंने लिखा था गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। और अगर गतिज ऊर्जा सेम है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य है और उसी को हम वर्क बोलते हैं। तो आंसर अपना ए है। फिर क्वेश्चन नंबर 87 हो गया था, 90। क्वेश्चन नंबर 90, एक पायलट का निशाना लगाने के लिए बम छोड़ना चाहिए। फिर वही है, वो ट्रेन वाला टॉपिक है जो मिस हो गया है। फिर कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा। एक स्टूडेंट बोल रहा है सर प्रोजेक्टाइल में आपने सिर्फ फॉर्मूला दिया है तो मिस हो गया होगा। कोई बात नहीं, प्रोजेक्टाइल अभी फिर कराना बाकी है, मैं पूरा करा दूंगा, नो इश्यूज। सर वेट और मास में क्या डिफरेंस होगा? सोनू ये ग्रेविटी के चैप्टर में आएगा। ओके, फिर एक क्वेश्चन है 61 कहाँ है? 62, 61। जब एक कार की गति दोगुनी हो जाती है
तो उस कार को उसी दूरी पर रोकने के लिए ब्रेकिंग बल क्या होगा? ये सवाल हम आज के अपने लेक्चर से कर सकते हैं। देखो, मैंने आज ही आपको ये बताया है, हाफ mv² माइनस हाफ mv² इज इक्वल टू फोर्स गुणा में विस्थापन। ये चीज मैंने आज आपको लिख कर दी थी। ओके, तो अब सवाल ये है कि अगर रफ्तार दुगनी हो जाती है और गाड़ी को रोकना है, तो ये कोई गाड़ी है, ये गाड़ी भाग रही है मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और यहाँ पर कोई बच्चा खेल रहा है, तो ड्राइवर ने जैसे ही देखा तो गाड़ी को तुरंत ब्रेक मारी और यहाँ तक आके गाड़ी रुक गई और बच्चा बच गया। अगर वही गाड़ी उसी बच्चे को बचाने के लिए फिर से ब्रेक मारना शुरू करती है, लेकिन इस बार गाड़ी की रफ्तार पहले से दुगनी है, तो उसको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा ताकि बच्चा अब भी बच जाए? तो समान दूरी समान है। पहले तो क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए, दूरी नहीं बदल रही है, समान दूरी के लिए कितना बल लगाना चाहिए? तो गाड़ी यहाँ 10 से थी और आते 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 0 पे हो गई, यहाँ गाड़ी 20 से है और आते 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 0 पे हो गई, तो अंतिम वेग जो होगा वो तो 0 बन गया, तो v2 हो गया 0। यहाँ भी हो तो v2 तो 0 है। दूरी समान है, सेम डिस्टेंस, तो यहाँ अगर 100 मीटर का गैप है तो यहाँ भी 100 मीटर का ही गैप है। अगर डिस्टेंस सेम है तो जो भी चीज कांस्टेंट होती है, जो समान होती है, उसे हम उड़ा देते हैं अक्सर फॉर्मूले में से। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, उसे हम फॉर्मूले से जानबूझकर उड़ा देंगे, क्योंकि जो कांस्टेंट है उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन पे। 1/2 कांस्टेंट है, हाफ माइनस कांस्टेंट है, वस्तु का द्रव्यमान कांस्टेंट है, कार का वजन तो चेंज नहीं होगा। तो जो जो चीजें ऐसी थी जो नहीं बदल रही हैं वो मैंने उड़ा दिए, जो बदल रही हैं वो तो है गाड़ी की स्पीड 10 से 20 हो गई है, और एक फोर्स जो पूछा है। तो स्पीड के स्क्वायर पर फोर्स जाएगा, अगर स्पीड पहले से 2 गुनी हो गई है तो फोर्स पहले से 4 गुना होगा, 4 गुना मेरा आंसर है। ठीक है, चलो भाई, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। इसी के साथ फिर हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जाने से पहले मैं अब आज टॉपिक लिख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहेगी अगली क्लास में क्या कराना है। एक तो मुझे आपको वेक्टर्स का सम और वेक्टर्स का डिफरेंस, इनके और ज्यादा अभी एग्जांपल्स कराने हैं, उदाहरण, और उसके अब आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग के संरक्षण से। दूसरा, पिछली क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू किया था और वो पूरा नहीं हुआ था, उसमें से कुछ छोटी मोटी चीजें मिस हो गई थी, वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तब तक के लिए पढ़ो और प्रैक्टिस करो बुक से। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, सी यू।